हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में जो आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस का हो गया, एसएससी से संबंधित परीक्षाएं हो गई, या आपका फॉरेस्ट से संबंधित परीक्षाएं होगी, इन सभी के लिए यहाँ पर मैं वीडियोस जो है वो आपका प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें कि उत्तराखंड पूछा जाएगा आपको। तो उत्तराखंड का जो सिलेबस है, वैसे तो मैंने पुलिस के हिसाब से बनाया हुआ है। उत्तराखंड पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से उनके सिलेबस को मैं यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन फिर भी यह जो सिलेबस है, यह सभी लगभग जहाँ जहाँ पर आपका उत्तराखंड पूछा जाता है, वहाँ वहाँ पर उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए वीडियो पर। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम पूरे सिलेबस को उत्तराखंड के डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता ही है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उत्तराखंड में लगभग 40 नंबर का पूछा जाता है। और 40 नंबर का तो यहीं से आ जाता है फ्रेंड्स, 100 में से। तो यहाँ आप मान लो कि उत्तराखंड आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो जैसे कि सारे सोशल स्टडीज़ से 20 नंबर का, आपका अदर सब्जेक्ट से 20 नंबर का, रीजनिंग से 20 नंबर का पूछा जाता है, यहाँ से 40 नंबर का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं मत जाइए, लास्ट तक बने रहिए। हम इसका टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे हमने पढ़ना क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे हम सबसे पहले अपने सिलेबस की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम शुरू करते हैं, हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद में वीडियोज़ वगैरह इन टॉपिक पर, खास इन टॉपिक पर बना के लाऊंगा। तो आप संपूर्ण वीडियो को देखें, सिलेबस को देखें, आपका अपना नोट्स तैयार कीजिए फ्रेंड्स। सिलेबस के हिसाब से जो जो यहाँ पर प्रमुख पूछा जा रहा है, सिलेबस आपका नोट्स तैयार होने चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए उत्तराखंड से संबंधित तो विविध जानकारियाँ जो है इसमें हम फ्रेंड्स पहला हमारा जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा है ना, हम जल्दी जल्दी करेंगे इस काम को, क्योंकि हमें क्या करना है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमें फ्रेंड्स जल्दी जल्दी इसको करना पड़ेगा। आगे भी मैं वीडियो, सेपरेट वीडियो में प्रमुख, जैसे प्रवासी करूँ, एक वीडियो में प्रवासी कर पे बनाऊंगा, एक प्रमुख हिमनद पे बनाऊंगा, एक नदियों पे बनाऊंगा, झीलों पे बनाऊंगा। तो इसमें सही रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम कम कम ही इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, अक्षांश और देशांतर का जो है, तो अक्षांश और देशांतर मतलब यहाँ पर अक्षांश और देशांतर पूछा जाएगा उत्तराखंड का, कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट में, जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 28 डिग्री से 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और आपका जो देशांतर है वह है 77 डिग्री से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट में आप देख लीजिए इसका क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। आपको उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल संबंध है ना, भारत के कौन से नंबर पर है वगैरह जो भी है ना, ये पूछा जाएगा आपको। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तराखंड का है। इस तरीके से क्षेत्रफल से संबंधित आपको क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेने हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स, 53,483 वर्ग किलोमीटर है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसके बाद आपको महान हिमालय के बारे में पूछा जाएगा। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बारे में आपको पूछा जाएगा। ये महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, और ये आपको शिवालिक श्रेणियों के बारे में इसमें पूछा जाएगा। मतलब जैसे महान हिमालय वाले क्षेत्र कौन से हैं, जैसे नंदा देवी हो गया आपका, उधर से मसूरी वाला भाग हो गया है ना, ये कौन से भाग हो गए, महान हिमालय के हो गए। फिर इस तरीके से मध्य हिमालय के कुछ क्षेत्रों के नाम, या फिर शिवालिक श्रेणियों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे पर्वत शिखरों की। तो पर्वत शिखरों की मैं आपको मुख्य रूप से फ्रेंड्स, यहाँ पर होते तो ज़्यादा पर्वत शिखर हैं, पर्वत शिखर तो बहुत हैं, लेकिन जो आपको मेन याद करने ही करने हैं वो लिखा है मैंने। तो यहाँ पर नंदा देवी को आप बिल्कुल ही याद कर लीजिए, कामेट को आप याद कर लीजिए, त्रिशूल, बंदरपूंछ, नीलकंठ, माणा, नारायण पर्वत, बंदरपूंछ आदि। बंदरपूंछ 2 बार हो गया फ्रेंड्स। तो ये आपको पढ़ लेने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड में सबसे जो बड़ा पर्वत शिखर है वह कौन सा है,
तो वह नंदा देवी है। यह कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। फ्रेंड्स चमोली में नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर ये है, पहला नंबर इसका है फ्रेंड्स, और दूसरे नंबर पर ये है। मतलब जो आकार है, आकारवन बड़ा है, जो सबसे बड़ा नंदा देवी, दूसरे नंबर पर कामेट, और कामेट को भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी चमोली में है। और फिर फ्रेंड्स अगला है यहाँ पर त्रिशूल, तो ये भी चमोली में पड़ता है। यहाँ पर बंदरपूछ उत्तरकाशी में पड़ता है। नीलकंठ आपका कहाँ पड़ता है? ऋषिकेश में पड़ता है। माणा आपका बद्रीनाथ चमोली में पड़ता है। नारायण पर्वत भी आपका चमोली जोशीमठ साइड में पड़ा हुआ है। यहाँ पर बंदरपूछ आपको कहाँ बताया मैंने? उत्तरकाशी में पड़ता है। तो ये आपको याद करने ही करने हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख लीजिए इनका क्षेत्रफल कितना है, इनकी लंबाई कितनी है, या इनके बारे में ये कौन कौन से कहाँ किस क्षेत्र में स्थित है, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ बढ़ते हैं हम, अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो प्रमुख हिमनदों के बारे में, जो ग्लेशियर है ना, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। तो ग्लेशियर जो है आपको जो एक तो गंगोत्री है, आप उत्तरकाशी में सबसे आपको पता ही होगा, जहाँ से कि गंगोत्री से क्या, गंगोत्री गंगा नदी जहाँ से निकलती है, और उसी ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। तो फ्रेंड्स गंगोत्री जो है ये आपको याद करने हैं, और ये सबसे बड़ा पर्वत शिखर है कहाँ का? उत्तराखंड का, सॉरी सबसे बड़ा हिमनद है उत्तराखंड का गंगोत्री। उसके बाद पिंडारी है फ्रेंड्स, पिंडारी आपका बागेश्वर में पड़ता है, और यह यहाँ से पिंडर नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद मिलम है, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो इनका लोकेशन आपको याद कर लेनी है, इनका जो यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, और यही आपको इसमें पढ़ना है। संतोपत आपको पता ही होगा, ये आपका ग्लेशियर है, बिल्कुल आपका कहाँ पर? माणा में, माणा यानी बद्रीनाथ माणा में, चमोली में बद्रीनाथ माणा संतोपत, ठीक है, वह एक ग्लेशियर है। उसके बाद खतलिंग, खतलिंग क्या है? ये भी एक ग्लेशियर है, और यह पड़ता है टिहरी में। और फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ग्लेशियर भी और भी अधिक हैं, तो आपको जो मेन है वो आपको ये याद करना ही करने हैं, गंगोत्री, पिंडारी, मिलम, संतोपत, खतलिंग। और इसके अलावा आप और भी याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, वरना इस तरह तो आप पढ़ने ही होंगे अगर आपको निकलना है तो। अगला है प्रमुख नदियाँ, नदियों के बारे में। तो फ्रेंड्स अपने हम उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, तो उत्तराखंड में रह करके हम क्या वहाँ के नदियों के बारे में या पर्वत शिखरों के बारे में तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अलकनंदा है, भागीरथी है, यमुना, भिलंगना, काली, रामगंगा, कोसी आदि। तो ये नदियाँ यहाँ पर पूछी जाएगी। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है ये पूछा जाएगा, उसकी कितनी लंबाई है, इसका संगम स्थल किस नदी के साथ है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है। इस तरीके से पूछा जाता है नदियों के बारे में। नदियों के संगम स्थल कहाँ पर है, उसकी सहायक नदी कौन सी है, निकलती कहाँ से है, किस ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी है फ्रेंड्स, वही है जो गंगोत्री से निकलता है, मतलब गंगा नदी है ना, गंगा नदी का पहला नाम ही भागीरथी नदी है। यमुना नदी है ना, ये भी आपका बंदरपूछ के जो बंदरपूछ पर्वत बताया मैंने, उसके पश्चिमी क्षेत्र में यमुनोत्री ग्लेशियर यमुनोत्री से निकलता है, यमुनोत्री से निकलता है, तो ये भी आपका यमुना नदी है। फिर भिलंगना है, भिलंगना भी आपका टिहरी में आकर के इसके साथ मिल जाती है, भागीरथी के साथ, है ना, जहाँ पर डैम है, टिहरी डैम। उसके बाद काली नदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, काली नदी को आप बहुत इंपॉर्टेंट में ले लो फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना काली नदी को। उसके बाद रामगंगा को, इसको भी फ्रेंड्स आप इंपॉर्टेंट में रख लेना, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट में है रामगंगा नदी, तो आप इसको पढ़ लेना बिल्कुल। कोसी नदी, तो ये नदियाँ यहाँ पर बहुत अधिकाधिक मात्रा में आपको पूछा जाएगा, इनमें से कुछ ना कुछ आपको पूछा जाएगा, तो ये आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद हम झीलों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर झीलों में सबसे, झील या फिर ताल, ताल भी कहते हैं गढ़वाली में, और इसको झील भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर झीलों की बात की जाए तो नौकुचिया ताल आपको पढ़ लेना है, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, खुरपा ताल, झिलमिल ताल, सुकंडा ताल, सहस्त्र ताल। इसके अलावा और भी बहुत सारी ताल हैं, जैसे कि बयां ताल हो गए आपका, जैसे कि बैनी ताल हो गया, या फिर अन्य प्रकार के और ताल भी हैं, तो आपको वो याद करने हैं। कुछ और भी आप इम्पोर्टेंट याद कर सकते हैं। वैसे तो मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया कि आपको ये पढ़ना है। नौकुचिया ताल जो है ना, ये इसके 9 कोने हैं, और ये कहाँ पर है, ये नैनीताल में स्थित है। और नैनीताल में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा झीलें मिलती है,
तो यहाँ पर जो है वो नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला झील है और सबसे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद नैनीताल जो है, ये नैनीताल का ही एक, नैनीताल में ही एक ताल है, उसका नाम नैनीताल है। अगला है भीमताल। तो भीमताल की भी विशेषता ये है फ्रेंड्स कि ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, मतलब क्षेत्रफल में ये क्या है, सबसे बड़ा, और गहराई में नौकुचिया ताल सबसे ज़्यादा गहरा है। इसके बाद हम 7 ताल की बात करें तो ये भी आपका नैनीताल में पड़ता है। खुरपा ताल, तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। झिलमिल ताल फ्रेंड्स ये आपका पड़ता है चंपावत में। कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है। इसका पानी नीला है चंपावत में। इसको यहाँ पर सुकुंडा ताल और सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल फ्रेंड्स आप पढ़ लेना सहस्त्र ताल को। ये आपका जो सहस्त्र ताल है ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये आपका उत्तरकाशी में है ये ताल, और ये हमारा जो उत्तराखंड मतलब गढ़वाल मंडल है उसका सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में भी बड़ा है और गहरा भी यही है। मतलब दोनों पूछा जाएगा सहस्त्र ताल, क्षेत्रफल और जैसे कि ये गहराई में है और ये क्षेत्रफल में है, कहाँ के, कुमाऊं की, पर ये गढ़वाल का दोनों क्षेत्रफल में भी है और गहराई में भी है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा और भी बहुत सारा इसमें डिस्कस करने बाकी है, तो अगले इसमें चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर हम प्रस्थान करते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा आज का उसके आगे का जो सिलेबस है। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन की। तो प्राकृतिक संसाधन में आपको वन को पढ़ लेना है। वन से संबंधित मतलब वनों के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे कर्णधारी वन कहाँ पर मिलते हैं, सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष होते हैं, कौन कौन से मिलते हैं। यहाँ पर खनिज, आपको प्रमुख खनिज आपको याद करना है, जैसे संगमरमर है, आपका चूना पत्थर है ना, सब जगह देहरादून में मिलता है चूना पत्थर। इसके अलावा आपको सोना चांदी वगैरह जो है कहाँ कहाँ से उत्तराखंड में पाया जाता है वो आपको पढ़ना है। और फिर औषधियाँ जो है उसके भी प्रमुख कौन कौन सी औषधियाँ यहाँ पर हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे, अगला आपको जो पढ़ लेना है मृदा संसाधन, यानी मिट्टी के गुण दशा के बारे में पढ़ लेना है, उनके प्रकार के बारे में पढ़ना है। जैसे दोमट मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी है, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, काली मिट्टी है, या इन प्रकार की मिट्टियों में कौन कौन सी फसलों को यहाँ पर उगाया जाता है, इसके बारे में आपको मिट्टी के प्रकार हो गया और प्रमुख फसलें होगी, इससे संबंधित आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जनसंख्या में उत्तराखंड की जो जनसंख्या है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए कि कुल जनसंख्या कितनी है ना, या जनसंख्या घनत्व कितना है ना। कुल जनसंख्या में जब हम जनसंख्या क्षेत्रफल का भाग देंगे तो जनसंख्या घनत्व निकलता है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है, साक्षरता कितना है, देश में इसमें कौन सा स्थान रखता है घनत्व में, साक्षरता में, या फिर लिंगानुपात है ना, पुरुषों और स्त्रियों के बीच के जो मध्य जो अनुपात होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं, और लिंगानुपात को यहाँ पर आपको पढ़ लेने हैं। और जनसंख्या वृद्धि दर को आप लोग देख लीजिए। हम यहाँ पर पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं जो वीडियो बाद में बनाऊंगा वो सेपरेट एक टॉपिक बनाऊंगा, जैसे कि जनसंख्या पर बना दिया तो जनसंख्या के सारे जो फैक्ट हैं मैं आप लोग क्लियर करूंगा, यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको अभी देख लेना है कि मैं सिलेबस तो ये है ही, लेकिन सिलेबस से हट के मैंने यहाँ पर बना रखे हैं कि आपको पढ़ना एग्जैक्ट पढ़ना क्या है, मतलब किसी पॉइंट में किसी टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगला जो है उत्तराखंड का इतिहास, प्रमुख राजवंश, जो प्रमुख राजा हुआ करते थे यहाँ पर वो कौन कौन से थे। तो फ्रेंड्स पहला जो राजा था यहाँ पर, पहला जो शासक जो मतलब वंश था वो चला आपका कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश फ्रेंड्स कहाँ पर, इसको पहला नाम इसका कार्तिकेयपुर राजवंश था, जो कि 700 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और ये स्थापना इसके कहाँ पर हुई थी, जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो पहला जो हमारा राजा था वो बसंत देव था। आप याद कर लेना, कत्यूरी राजवंश का जो पहला शासक था वो बसंत देव था। उसके बाद कत्यूरी राजवंश का बाद में क्या हो गया, इनका जो इन्होंने अपनी राजधानी को यहाँ से बागेश्वर में बैजनाथ में ले गए, और बैजनाथ में फ्रेंड्स इनकी जो राजधानी है वो कहाँ चलेगी, बैजनाथ में, कत्यूरी घाटी में इन्होंने अपनी राजवंश से क्या कर दिए, स्थापित कर दिए। बाद में चंद्रवंश का जो शासन था, ये जो चंद्रवंश जो मध्यकालीन उत्तराखंड में बात करेंगे तो चंद्रवंश का नाम आता है। तो फिर चंद्रवंश में जो है सबसे पहले इसको से स्थापना हुई थी वो 1010 से लेकर के 20 से लेकर के
1025, 1020 से लेकर के 1025 तक इसका जो शासन है वह चला चंद शासकों का। और चंद शासकों में सबसे पहला जो राजा था उसका नाम था सोमचंद्र था। उसके बाद इसके बहुत सारे राजा हुआ करते थे फ्रेंड्स, बहुत सारे ज़्यादा इसके राजा हुए। इम्पोर्टेंट है आपका, तो ये जितने भी मैंने आपको शासन दिए हैं ये आपके सिलेबस के हिसाब से ही है। सिलेबस में भी इसका जिक्र कर रखा है कि कत्यूरी राजवंश और चंद्र राजवंश गोरखा। तो चंद्र में सोमचंद्र इसका पहला राजा था। इसके बाद हम बात करेंगे जो सोमचंद्र है, उसके बाद आपको इसमें भी कुछ नाम जैसे राजा है पढ़ लेने हैं। जैसे कि आपको एक कल्याण चंद्र का नाम आता है, तो उसको पढ़ लेना है। कल्याण चंद्र को आपको पढ़ लेना है, पूर्ण चंद्र को आपको पढ़ लेना है, आत्मचंद्र और इंद्र चंद्र को आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद ज्ञान चंद्र, दो नाम तो आप याद रख लीजिए, कल्याण चंद्र और ज्ञान चंद्र। ये दोनों ही नाम आपको बिल्कुल ही इनके बारे में, इनके शासन पद्धति के बारे में आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड चंद्र राजवंश था। उसके बाद गोरखा शासन है ना। गोरखा लोगों ने जो यहाँ पर पहले तो कुमाऊं क्षेत्र में अधिकार किया था और बाद में गढ़वाल क्षेत्र में भी अधिकार कर लिया था, है ना। जो गढ़वाल क्षेत्र में किसका शासन था? पमार वंश का। पमार वंश का ये जो आपका पमार वंश है ना, पमार शासन, इनका जब शासन था तो उस टाइम पर जो गोरखा लोग थे इन्होंने क्या कर लिया, भारत पर अटैक कर लिया, आक्रमण, उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। तो हम पहले इसकी बात करेंगे। तो जो पमार वंश था, पमार वंश में पहला राजा जो था वह कौन सा था फ्रेंड्स? तो राजा कनकपाल था। और इनकी जो राजधानी थी, किला था, कहाँ पर था? ये जो है आदि बद्री में, मतलब कहाँ पर, उत्तराखंड के चमोली में स्थान पड़ता है आदि बद्री। तो वहाँ पर जो है चांदपुर गढ़ नामक स्थान पर जो है इनका जो स्थापना इन्होंने अपने राजवंश की करी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पमार राजवंश था, तो ये पमार राजवंश जो है ये 688 ईस्वी से शुरू होता है। इसका समय 688 से और ये 1949 तक चलता है ना। मतलब 688 से 1949 तक इनका शासन चलता है। और बाद में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, मतलब इससे पहले ही यहाँ पर गोरखा लोग सन 1800 ईस्वी में यहाँ पर क्या कर देते हैं, गोरखा लोग अटैक कर देते हैं उत्तराखंड के इन राजवंशों पर, है ना। और वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपका जो प्रद्युमन शाह जो है वो देहरादून के क्षेत्र में, मतलब इन गोरखा शासनों से, गोरखा लोगों से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कौन? प्रद्युमन शाह। तो फ्रेंड्स प्रद्युमन शाह जो है, प्रद्युमन शाह के बाद यहाँ पर इनका जो बेटा होता है वो सुदर्शन शाह होता है, प्रद्युमन शाह का। और वह क्या करते हैं कि उनको लगता है कि भाई इनको हराना इतना आसान नहीं है, तो हमें क्या कर, उस समय ब्रिटिश शासन भारत में कार्यरत था, तो वह ब्रिटिश शासन की हेल्प लेते हैं। और अंग्रेज जो हैं वो यहाँ पर, अंग्रेज जो है इनके खिलाफ बगावत शुरू कर देते हैं, इनको हराने की सोचते हैं। जो अंग्रेज लोग हैं बाद में मतलब सुदर्शन शाह की मदद करने के लिए वो यहाँ पर इनको हराने के लिए इनसे युद्ध करने की सोचते हैं। लेकिन युद्ध तो बाद की प्रक्रिया है, पहले वो एक संधि करना चाहते हैं बिना युद्ध के। तो उस एक संधि होती है जिसको संगोली की संधि के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट आपको इसमें पढ़ना है संगोली की संधि। मैंने गोरखा शासन में आपको संगोली की संधि पढ़नी है, जो 1816 में अंग्रेजों और ये जो गोरखा शासन है इसके जो बीच हुई थी, संगोली की संधि आपको पढ़ लेना है फ्रेंड्स। ये आपको हो गई। उसके बाद ब्रिटिश शासन को यहाँ पर पढ़ लेना है कि यहाँ पर कौन कौन से ब्रिटिश सेनापति यहाँ पर रहे थे, या फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरलों का जो लिस्ट है उत्तराखंड से संबंधित, वो आपको पढ़ना है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, आप बिल्कुल इनसे संबंधित नोट्स बनाइए। कत्यूरी राजवंश से आप नोट्स बनाइए। कत्यूरी राजवंश से जैसे मैंने आपको बताया बसंत देव हो गए, इसके अलावा और भी इसमें शासक हुए थे, तो आप इसमें इसको नोट्स बना लीजिए। फिर चंद्र राजवंश का भी नोट्स बना लीजिए। इन सभी का आप बहुत इंपॉर्टेंट है, पवार राजवंश सभी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया था उत्तराखंड से, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको उनके बारे में पढ़ लेना है। तो प्रथम जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था वो कालू मेहरा था। और एक क्वेश्चन बार बार आता है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? कालू मेहरा। कुमाऊं क्षेत्र के रहने वाले थे। यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जो हैं वो इनका नाम आता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इसको आप पढ़ लेना है।
हरगोविंद पंत, मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, हर्षदेव औली। इतनों को तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो यदि आपको पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है फ्रेंड्स, तो आप इनके नोट्स बना लीजिए। मतलब इन सभी उस पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हो या फिर राजवंशों की हो या मृदा संसाधन की हो, किसी की भी हो, आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, हर्षदेव औली। मुकुंदी लाल ने एक, आपको पता तो होगा, इसने जो गढ़वाल पेंटिंग की रचना की थी, तो किसने की थी, मुकुंदी लाल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप लोग इसको यहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख आंदोलनों की। तो प्रमुख जो आंदोलन हुआ करते थे, तो आंदोलन यहाँ पर हुए ब्रिटिश शासन के दौरान, तो वो कुली बेगार आंदोलन था जो बागेश्वर में संपन्न हुआ, सरयू नदी पर है ना। तो सरयू नदी पर जो आंदोलन, जो कुली बेगार मतलब अंग्रेज मजदूरी करवाते थे ना, ये उत्तराखंड के लोगों से है ना, जनता से मजदूरी करवाते थे, और उनको मतलब मजदूरी किस है, केवल मदद, जैसे उनको फ्री में मतलब पैसा पूसा नहीं देना पड़ता था, इस फ्री में ही उनसे काम करवाते थे, जिसको कुली बेगार बोला जाता है। मतलब परिवार से एक सदस्य, अंग्रेजों के लिए जो शासन है, अंग्रेज शासन, उनके लिए काम करना जरूरी था एक सदस्य को। तो बाद में उन्होंने ये कुली बेगार देने से मना कर दिया। तो ये आंदोलन हुआ था, तो कुली बेगार आंदोलन इसको कहा जाता है। उसके बाद अगला है गाड़ी सड़क है, दोलापाल की शिल्पकारों से संबंधित आंदोलन था, है ना, अब सभी लोग जानते हैं। उसके बाद चिपको आंदोलन था, ये पर्यावरण बचाओ से संबंधित चमोली जिले में है। उसके बाद नशा नहीं रोजगार, तो ये प्रमुख आंदोलन थे जो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अपने फ़ोन में रखिएगा, और इससे संबंधित नोट्स बनाइए। अगर वो तैयारी करनी है तो 1 बाय 1 इनको क्या करिए, नोट्स में अपने लिखते जाइए। मतलब अगर इस हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे तो आपके टॉपिक नहीं छूटेंगे, अगर टॉपिक नहीं छूटेंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे कुछ भी, है ना। वरना आप अगर कहीं से भी इधर से उठाया क्वेश्चन और पढ़ लिया, उससे हो सकता है आपके क्वेश्चन छूट जाए, आपको सीरीज नहीं पता कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, है ना। तो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इसके लिए हमें सिलेबस बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं, क्योंकि हम सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाते चलेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने नोट्स बना दिए हैं सबके, है ना। तो ये है आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा, इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको पढ़नी है, तो अभी हम उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो बोर मत हो जाइए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फ़ायदा आपका ही होने वाला है। यहाँ पर मैंने आपको मतलब बिल्कुल टॉपिक और पॉइंट वाइज आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया आपको पढ़ना क्या है। ये आपको ऐसा मतलब कोई नहीं बताएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आपने। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा उसके आगे वाला सिलेबस। तो यहाँ पे पहले हम पॉइंट पर बात करेंगे उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष आपको पढ़ लेने हो। संस्कृत में यहाँ पर जो परंपराएं मिलती है, हमारे रीति रिवाज किस प्रकार के हैं, रहन सहन कैसा है ना, भाषा बोली, लोकगीत, यहाँ पर लोक नृत्य, शिल्प कला, लोक कला और लोक संगीत, है ना। ये इस प्रकार के जो आपको पॉइंट हैं ये याद करने हैं, है ना। जैसे कि आपका लोक नृत्य वगैरह हैं, जैसे झुमेला है ना, खड़िया नृत्य है, चौफला है, ये आपको पढ़ लेना है, इनके सभी के बारे में, है ना। इसके बाद हम यहाँ पर जो है भाषा बोली के बारे में हो गया, लोकगीत के बारे में हो गया, कौन कौन सा है ना। तो जैसे मांगल गीत हो गया, है ना। तो इस तरीके के जो गीत हैं उनके क्या स्थिति है, उनका क्या मतलब होता है, वो क्यों गाए जाते हैं और कब गाए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, है ना। लोक नृत्य जो है क्यों किया जाता है, जैसे झुमेला है कब होता है, क्यों होता है ना। उसके बाद लोक शिल्प है, लोक शिल्प पे जो शिल्प कलाएं हैं, जैसे रंगोली वगैरह बनाई जाती है ना, दीपावली के दिन या अन्य दिनों पे जो रंगोली वगैरह डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं, या कास्ट शिल्प के क्षेत्र में है, या फिर है ना, इस तरीके से जो शिल्प कला है उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है, यहाँ पर जनांगीय उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन। फ्रेंड्स, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जमींदारी उन्मूलन है
यहाँ पर कैसे इसके नेतृत्व किसने किया था और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। जमींदार जो होते थे ना, उनका जो प्रचलन था वो पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, है ना, जिनके पास भूमि ज्यादा होती थी, है ना, जमींदार बोलते थे ना। तो अब उसका जो प्रचलन बीच में खत्म किया गया, तो उसको क्या कहा गया, जमींदारी उन्मूलन। फिर भूमि बंदोबस्त को आपको पढ़ लेना है। भूमि बंदोबस्त के साथ लगान जो है रेयतवाड़ी और राजस्व पुलिस व्यवस्था। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये होने वाला है यहाँ पर। एक तो जमींदारी उन्मूलन, भूमि बंदोबस्त, लगान, रेयतवाड़ी और राजस्व पुलिस व्यवस्था। ये आपको बिल्कुल इसके नोट्स बना लेने हैं और इसको पढ़ना है। फिर अगला है उत्तराखंड में शिक्षा। शिक्षा कैसी, यहाँ पर उच्च शिक्षा के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, है ना। जैसे हेमंती नंदन बहुगुणा है, तो हेमंती नंदन बहुगुणा जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ कहाँ पर है, श्रीनगर गढ़वाल में है ना। जैसे आपका श्रीदेव सुमन जो यूनिवर्सिटी है वो आपका टिहरी में है। जैसे आपका आईआईटी है जो रुड़की पे है। इस प्रकार से उच्च शिक्षा के केंद्र से लेकर के जो छोटे केंद्र हैं शिक्षा के, वो आपको पढ़ लेने हैं। उनकी स्थापना कब हुई थी, कौन कौन सी शिक्षाएं वहाँ पर दी जाती है। तकनीकी शिक्षा के जैसे आईआईटी रुड़की, है ना, इसके बारे में। इसके बाद आप अदर कॉलेजों में जैसे देहरादून में भी कई इंस्टीट्यूट हैं जो तकनीकी शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर स्वास्थ्य मेडिकल के क्षेत्र में जो आपके जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, या जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके बारे में आपको यहाँ उनकी स्थापना वगैरह पढ़ लेना है। उसके बाद हम 4th नंबर पॉइंट को बात करते हैं, उत्तराखंड में पर्यटन। आपको पता है उत्तराखंड एक पर्यटन नगर है। यहाँ पर जो कमाई का जो जरिया होता है उत्तराखंड में, वो आपका पर्यटन ही है। और धार्मिक और सांस्कृतिक हिसाब से यहाँ पर लोग यात्राएं करते हैं, और वो यात्राएं पूरा यात्राओं को आपको, उनके विवरण को आपको यहाँ पे ये पढ़ लेना है फ्रेंड्स। तो जो यात्राएं होती हैं उनमें आपको 4 धाम यात्रा सम्मिलित हैं। कब होती है, कब कपाट खुलते हैं, यमुनोत्री के, गंगोत्री के, बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट कब खुलते हैं, उनके बारे में, और कब सीजन चलता है ना। वहाँ पर क्या क्या दशाएं पाई जाती है, कौन से देवता की पूजा होती है, इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद नंदा देवी राजा, हर 12 साल में उत्तराखंड में सबसे प्रचलित नंदा देवी राजा जो है वो, उसका आपको शुरुआत कब हुई थी, कब से शुरू हुआ, कब होता है, कब क्या, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अगला है प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में आपको पढ़ना है। धार्मिक स्थल तो देखो उत्तराखंड में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कोई धार्मिक स्थल नहीं है, तो इसी तरीके से बताना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता है कि उत्तराखंड में हर की पेड़ी है, कहाँ पर हरिद्वार में मनसा देवी है, हरिद्वार में है ना, नीलकंठ है ऋषिकेश में, है ना। इस तरीके से यहाँ पर बद्रीनाथ हो गया, यहाँ पर चमोली में बद्रीनाथ हो गया, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हो गया। इसके अलावा है ना आदि बद्री हो गया, देहरादून में सहस्त्रधारा हो गया, है ना। या फिर अलग अलग जो क्षेत्र हैं ये हमारे पर्यटन क्षेत्र हैं, बहुत सारे, है ना। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में हो गया, है ना। इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा जो आपका जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में, और वहाँ किस किस की पूजा की जाती है, या वहाँ पर क्यों पर्यटन है, आप उस क्षेत्र में उसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी आप इम्पोर्टेंट में लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर साहसिक पर्यटन है, पर्वतारोहण के बारे में पढ़ लेना है। जो पर्वतों पर चढ़े थे, है ना, जिन्होंने माउंटेनिंग की थी, तो मतलब वो बचेंद्री पाल वगैरह जो भी हैं, है ना, वर्तमान समय में भी हो रहा है, पहले से भी होता आ रहा है, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। राफ्टिंग जो होता है, राफ्टिंग आपको पढ़ लेनी है। राफ्टिंग जो नदियों में जो नाव के रूप में होती है राफ्टिंग, उसको गर्मी के सीजन में विशेष होता है ना, तो उसको आपको पढ़ लेना है। अगला है परिवहन के साधन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन, इन तीनों परिवहन के साधन दशा को आपको पढ़ लेना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फ्रेंड्स इसके अलावा ये आपका सिलेबस है, इसमें इसके अलावा आपको पढ़ना है उत्तराखंड में जो पारिस्थितिक दशाएं हैं, या फिर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की स्थिति है, बादल फटना हो गया, विवर्णीकरण हो गया, वनाग्नि हो गया, बाढ़, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदाएं एवं पारिस्थितिक दशाएं जो है ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को आपको पढ़ लेना है। मैं उत्तराखंड राज्य में शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, है ना, ग्राम प्रधान, नगर पालिका परिषद, इनको पढ़ लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर सांख्यिकीय आंकड़े हैं, वो जारी कौन करता है, जनसंख्या के आंकड़े कौन जारी करता है वगैरह जो भी है, इन फैक्ट्स को आपको पढ़ना है। और
जैव विविधता उत्तराखंड में पाई जाती है ना, कितनी % जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है, कौन कौन से जीव यहाँ पे मिलते हैं, है ना, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, हमारा राष्ट्रीय राज्य पुष्प क्या है, पक्षी क्या है ना, इस तरीके से क्यों बनाया जाता है ना, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है तो उसे क्यों बनाया जाता है, वो कहाँ पर मिलता है ना, वो किस प्रकार के क्षेत्रों में वो पाया जाता है, उसके प्रकार आपको इतना यहाँ पर पढ़ लेना है फ्रेंड्स। और इसी के साथ आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। अगली आप मेरे वीडियो पर बने रहें, मैं 1 बाय 1 उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा अच्छे कंप्लीट से आपको बताऊंगा। मतलब यहाँ पर जो है मैं टॉपिक वाइज एक टॉपिक जैसे पर्यटन पे ले आया, जैसे राफ्टिंग पे, जैसे ये आपका सांस्कृतिक पक्षों पर ले आया है ना, लोकगीत लोक कला लोक, है ना, तो एक एक वीडियो में सब पे बनाऊंगा। आप अगर सब्सक्राइब करोगे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नई न्यू वीडियो आज आपके पास पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो को हम यहाँ यहीं पे फिनिश करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।